हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। हम काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ कॉस्ट अकाउंटिंग पे लगा चुके हैं। हमने मार्जिनल कॉस्टिंग भी किया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी किया। इन्वेंट्रीज़ का टॉपिक हम कर रहे थे, जो हमने लास्ट स्टार्ट किया था। इन्वेंट्रीज़ का हमारा टॉपिक था। तो अब इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, जो हम पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, और कुछ हमने एमसीक्यूज़ भी किए थे। तो आज इन्वेंट्री से रिलेटेड ही थोड़े और एमसीक्यूज़ हम करेंगे, ताकि ये टॉपिक भी आपका ब्रशअप हो जाए। और पहला क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड जो आज है, वो क्या है? विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन? में से कौन सा है जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है? ठीक है, नॉट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से हमेशा आपको क्वेश्चन को रीड करना है। टू डिटरमाइन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, टू शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू प्रॉपरली वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक, टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व्स। इनमें से कौन सा है जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो नहीं होता है? ये आपको इसमें बताना है। तो आपको क्या समझना, देखो, अगर आप स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ो तो आप इसको बहुत इजीली गेस आउट कर सकते हो। देखो, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर इन्वेंट्री सही वैल्यूएट होगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस भी सही आएगा, बिकॉज इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो दोनों ही ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, जिससे आप जीपी निकालते हैं। तो ऑब्वियसली पहला तो ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरे वाला, टू शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। देखो, अब जब क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का ट्रेडिंग में फ़र्क पड़ता है तो जीपी पे फ़र्क पड़ जाता है, जीपी पे इफेक्ट पड़ता है तो एनपी पे इफेक्ट पड़ जाता है। आपको पता है जो नेट प्रॉफिट होता है वो बैलेंस शीट में जाता है, तो फिर फाइनेंशियल पोजीशन पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपकी ठीक होगी तो फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस की है वो भी क्या होगी? सही आएगी, ट्रू आएगी। फिर टू प्रॉपरली वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक। यस, ये तो अब इन्वेंट्री कर रहे हैं हम, तो इन्वेंट्री में जो भी हम कोई भी मेथड लगाएं, चाहे वेटेड लगाएं, चाहे लीफो लगाएं, चाहे फीफो लगाएं, है ना, किसी भी तरह का आप जो है मेथड लगाएं, उसका ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि क्लोजिंग स्टॉक को प्रॉपरली मेजर करना। जो नहीं होता वो ये होता है, टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व्स। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि कोई सीक्रेट रिजर्व कोई हम मेंटेन करना चाहते हो तो उसको क्रिएट करें हम। तो आपका इसमें जो आंसर रहेगा, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चन था। फिर सेकंड देखो, एप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट टू यूज वाइल मेजरिंग डैमेज्ड इन्वेंट्री। जब हमें डैमेज इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री हमारी डैमेज हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, रीजन कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव वो डैमेज हो गई, तो उसको हमें वैल्यू करना है। तो वो किस पे करना है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करना है, करंट कॉस्ट पे करना है, करंट मार्केट वैल्यू पे करना है, या नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे करना है? किस पे करेंगे? इनमें से कौन सा है जो एप्रोप्रिएट होगा अगर हम इन्वेंट्री को, ये डैमेज इन्वेंट्री को मेजर करते हैं? आपको याद होगा जब हम जो आपकी नॉर्मल इन्वेंट्री को भी वैल्यू करते हैं, मैंने आपको रूल बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग। नॉर्मल इन्वेंट्री में क्या होता है कि उसका जो आपका इन्वेंट्री की रिलाइजेबल वैल्यू होती है, यानी कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट, इनमें से जो लो होता है हम उस पे करते हैं। नॉर्मल इन्वेंट्री के लिए तो ये होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, अकाउंट्स में कभी भी कहीं भी यूज हो जाता है। अब जो आपका डैमेज इन्वेंट्री मेजर करनी है आपकी, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो नेट रिलाइजेबल वैल्यू होते हैं, नेट रिलाइजेबल वैल्यू मतलब जिस पे वो एक्चुअल में बिकेगी। डैमेज तो हो गई वो, अब डैमेज चीज़ कबाड़ में बिक सकती है, या उसके कुछ पार्ट्स इंपॉर्टेंट अभी चल रहे हो तो हो सकता है थोड़ी और कबाड़ में या स्क्रैप में बिकने की बजाय हो सकता है थोड़ी और उसकी वैल्यू मिल जाए। जितनी भी उसकी वैल्यू मिलेगी, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, वो हम उस पे उसको मेजर करेंगे, जो भी हमारी डैमेज इन्वेंट्री होगी। तो डैमेज इन्वेंट्री को वैल्यू करना और नॉर्मल इन्वेंट्री को वैल्यू करने में फ़र्क है। तो ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ है। ठीक है, तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू बिकॉज इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक वैल्यू बेस्ड अपॉन करंट कंडीशन एंड मार्केट डिमांड ऑफ द गुड। तो इसलिए हम ये मेथड इसमें यूज करेंगे टू वैल्यूएट आपकी डैमेज इन्वेंट्री। और करंट जो आपकी नॉर्मल इन्वेंट्री है उसको वैल्यू करने के लिए क्या आपको लगाना है वो मैंने आपको पहले बता दिया, मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लेस, वो आप यूज करेंगे।
ठीक है जी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। ठीक है, इज और आर पहली और लास्ट ऑप्शन है कि ऑल ऑफ द अबव ट्रू है। तो अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं हमारी। प्रिपेंचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इंप्लाइज कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। फिर प्रिपेंचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज कॉस्टली। इन केस ऑफ यूजुअल सर्कमस्टांसेस पीरियोडिक इन्वेंट्री, सॉरी, इन केस ऑफ नॉट यूजुअल, अनयूजुअल, इन केस ऑफ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कैन बी मोर कॉस्टली इन लॉन्ग रन। तो ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, आपको पूछा गया है तीनों में से कौन सी जो है वो ट्रू है आपकी, ये आपको समझना है। पहली कहती है प्रिपेंचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज इंप्लाइज टू कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, पहला ये कहता है, तो ये तो ठीक है, ट्रू, बिकॉज उसमें आप प्रिपेंचुअल में कंटिन्यूसली आप उसको ट्रैक डाउन करते हैं या वैल्यू करते हैं अपनी इन्वेंट्री को, तो कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग होती है उसमें बार बार। ये अब क्योंकि बार बार आपको स्टॉक टेकिंग करनी पड़ेगी तो इसलिए ये मेथड कॉस्टली भी हो जाता है। तो दो हो गए ट्रू। अब जैसे ही आपके दो ट्रू हो गए तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि इसका आंसर, अब इसके बारे में आप श्योर नहीं हो, मान लो इस क्वेश्चन के बारे में, इस ऑप्शन के बारे में, लेकिन क्योंकि दो ट्रू हो गए तो फिर ऑप्शन बनेगा ये, या फिर इनमें से कोई एक ही ट्रू होगा। बट ये देखो बहुत सिंपल है, ये कॉस्टली होता है, ये कंटिन्यूस। अब इसको आ जाए अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस अगर हो, इन दैट केस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कैन बी मोर कॉस्टली इन लॉन्ग रन, नॉट इन शॉर्ट रन, लंबे समय में। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। तो इसका आंसर जो है आपका वो आएगा ऑल द अबव। ठीक है, ये सारे की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं, ऑल द अबव। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इन्वेंट्रीज, मतलब इनमें से कौन सा है जिसको इन्वेंट्री हम नहीं बोलते हैं। ये आपको समझना है कि इन्वेंट्री जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है। स्टॉक फॉर सेल इन ऑर्डिनरी बिजनेस, नॉट बोला है, कौन सी इन्वेंट्री नहीं है इसमें से। स्टॉक फॉर प्रोडक्शन, स्टॉक फॉर रेंडरिंग सर्विस, स्टॉक फॉर शेयर ट्रेडिंग। शेयर ट्रेडिंग, सर्विस रेंडर करने के लिए आपने स्टॉक रखा है, प्रोडक्शन के लिए स्टॉक रखा है, ऑर्डिनरी बिजनेस में कोई स्टॉक रखा है। तो इनमें से कौन सा है जो आपका इन्वेंट्री वर्ड के अंदर नहीं आएगा, ये आपको समझना है। तो इनमें से देखो, स्टॉक आपने ऑर्डिनरी बिजनेस में रखा हो वो इन्वेंट्री होता है, प्रोडक्शन के लिए रखा हो वो भी इन्वेंट्री होगा, आपको सर्विस देनी है उसके लिए आपको कोई स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है, वो भी आपका इन्वेंट्री में कंसिडर होगा। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अगर आपको कोई स्टॉक रखना पड़ता है तो सामान रखना पड़ता है, कई बार आपको, है ना, मेंटेन करके रखना पड़ता है इफ यू आर प्रोवाइडिंग सम सर्विस, सम सॉर्ट ऑफ सर्विस। लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग के लिए जो शेयर ट्रेडिंग है आपकी, स्टॉक फॉर शेयर ट्रेडिंग, इसको इन्वेंट्री में नहीं काउंट किया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों के तीनों इन्वेंट्री कंसिडर होंगे, लेकिन शेयर ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक रखा जाता है दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज, उसको हम इन्वेंट्रीज नहीं मानते हैं। तो ये चीज का आपको जो है आपको ध्यान रखना है। तो इन्वेंट्रीज जो है आपका टॉपिक है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल आता है। मैंने आपको ये भी बताया है कि आप जब भी तैयारी करेंगे, है ना, अकाउंट से रिलेटेड, जैसे आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो अपनी प्रिपरेशन है मेरे MCQs के आसपास ही बेस्ड रखनी है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं आपने चले जाना है, बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो हायर लेवल अकाउंटिंग है उसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस ही आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे तो वो बेसिक होंगे, बहुत टफ वाले नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ये मैं बार बार आपको बोलता हूँ। तो बेसिक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, अगर न्यूमेरिकल आएंगे भी तो दे विल नॉट बी वेरी टफ, है ना, वो इजी होंगे और बेसिक होंगे एकदम। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा। ये शायद लास्ट में भी था, लेकिन लास्ट में जो मेथड था, लास्ट टाइम हम जब कर रहे थे तो मेथड जो था वो कुछ और था, अब मेथड जो है वो हमारा लीफो मेथड है। ये आपको ध्यान रखना है, पहले आई थिंक हमने फीफो से किया था यही क्वेश्चन, सेम डेटा वगैरह सेम होगा। 1 जनवरी को देखो ओपनिंग बैलेंस दिया इन्वेंट्री का, फिर परचेजेस दे रखी हैं,
फिर इशू दे रखा है कि इतना इशू कर दिया ऐसे, फिर इशू कर दिया, फिर इशू कर दिया। तो आप इसको कैसे करना, देखो इनिशियली 500 है आपके पास, इसको लिख लें हम 500 एट 5, ठीक है जी। फिर 400 एट 6, 400 यूनिट्स एट 6 पर यूनिट है। फिर 300 सेल कर दिया। अब इसमें क्या है, जब आपने 300 सेल कर दिए इसमें, तो आपको समझना है लास्ट इन लास्ट आउट है, तो जो कम हुए होंगे वो यहां से हुए होंगे। तो ये 300 जो आपने इशू किए, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहता है, जो सबसे लास्ट में आया है उससे सबसे पहले आउट कर दो, उसको सबसे पहले बिजनेस से सेल कर दो, या जो भी इशू करना है, चाहे किसी भी पर्पस के लिए इशू करना है इन्वेंट्री में से, चाहे अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, चाहे सेल में, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, किसी भी चीज के लिए, चाहे चैरिटी में देने के लिए, तो सबसे पहले इशू क्या करोगे आप, हमेशा लास्ट वाले से करो। तो लास्ट ये था, इसमें से जब 300 यूनिट चले जाएंगे तो ये 100 यूनिट्स ही बचेंगे। फिर क्या हुआ, 200 यूनिट्स और आ गए, तो 200 इंटू 7 ये और आ गए। 300 फिर इशू कर दिया। अब आपको समझना है 300 फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो पहले ये वाले जाएंगे, ये तो 200 पूरे के पूरे यूज हो गए, और ये जो 100 बचे थे ये भी पूरे के पूरे यूज हो गए, ठीक है, इस इशू से। तो ये तो फिनिश हो गई ये वाली इन्वेंट्री। अब बचा ये लास्ट 200 यूनिट्स 8 पर यूनिट। अब आपके पास क्वेश्चन खत्म होने के बाद ये दो ही बचे हैं, तो ये आपका 2500 आ गया, ये आपका 1600 आ गया। दोनों को जब आप एडअप करोगे, ठीक है, तो आपका 4100 आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से समझना है, पूरे ऐसे डिटेल में इशू, जैसे इसका फॉर्मेट होता है कि एक तरफ इशू शो करते हैं, एक तरफ आप जो है रिसिप्ट शो करते हैं, ऐसे नहीं करना है, बस ऐसे फटाफट से देख लेना है, ठीक है, रफ में। तो पूरे डिटेल में नहीं करने जाना, इसको शॉर्टकट से करना है। अगर ये आएगा, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन आएगा नहीं, 3-4 एंट्रीज ही होंगी कुल मिलाकर के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले लीफो से किया था, फीफो आई थिंक हमने लास्ट टाइम फीफो से किया था, अब लीफो से कर लिया। तो आपको अगर आप मेथड ध्यान में करो तो इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, बस ध्यान रखना है लास्ट इन लास्ट आउट है, तो पहले जब इशू हुआ तो ये वाले गए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता तो पहले ये वाले में से इशू करते, इन दोनों में से ही। तो इस चीज का अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एबीसी एनालिसिस इज अ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल, एबीसी एनालिसिस इज अ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। क्या है ये एबीसी एनालिसिस, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर एबीसी एनालिसिस, इनमें टेक्निक और या टेक्निक फॉर प्रॉफिट डिटर्मिनेशन, इन चारों ऑप्शन में से एबीसी एनालिसिस है क्या। अगर आपको नहीं मालूम तो थोड़ा सा एबीसी एनालिसिस के बारे में आपको बता देता हूँ। चलो पहले आंसर बताता हूँ, फिर आप जरा करो गेस, फिर मैं बताता हूँ। देखो, सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग ये नहीं है, टेक्निक फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग भी ये नहीं होती है, और टेक्निक फॉर प्रॉफिट डिटर्मिनेशन भी ये नहीं है। तो किस चीज की टेक्निक है, इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है ये। अब ये टेक्निक होती क्या है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं मैं, कि इसमें ए, बी और सी 3 तरह से जो है हम क्या करते हैं, जो भी हमारी आइटम्स होती हैं, है ना, जो जिनकी इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस के लिए, उसको 3 कैटेगरीज में हम बांट देते हैं। और 3 कैटेगरीज में बांटने के बाद हम क्या करते हैं कि ए बी सी में, ए में हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हायर वैल्यू की आइटम्स होती हैं, जो हायर वैल्यूज की आइटम होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो इसमें डाल देते हैं ए में, ठीक है। वो मोस्ट एक्सपेंसिव होती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आइटम्स होती हैं वो सब ए में डाल देते हैं। फिर बी में डालते हैं मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू मतलब बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, बट बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं ये भी। तो ऐसे करके यहां पे हम एक्सपेंसिव वाली डाल देते हैं, यहां पे हम ज्यादा एक्सपेंसिव, मतलब दे आर नॉट, ऊपर वाली मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम्स हैं जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस में, ये वाली मोस्ट एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, ये मिडल वैल्यू की आइटम्स होती हैं, है ना। फिर आ जाएं सी, सी में लो वैल्यू की आइटम्स होती हैं, और
इनका क्या है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं बिजनेस के सक्सेस के लिए। ये दोनों जो हैं ये बिजनेस के सक्सेस के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब इसमें क्या करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल करनी है। तो ए बी सी में क्या है, क्योंकि हमें पता है ये ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इनको बड़ा जो है एक्स्ट्रा केयर के साथ इनको मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसकी जो मतलब ये सी और बी के मुकाबले इनको जो है हम बहुत एनालिसिस करके और सारे एनालिसिस और करके फिर हम इसको परचेज करने के लिए जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी हैं और एक्सपेंसिव भी हैं। तो इनको एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन के साथ मैनेज किया जाता है कि कब परचेज करेंगे, कैसे करेंगे। बी जो है, बी है अब वो लेस एक्सपेंसिव है, तो इसको इसमें थोड़ा सा ढील दे देते हैं हम, इसमें थोड़ा सा हम रिलैक्सेशन दे देते हैं, मतलब उतना टाइटली कंट्रोल नहीं करते हैं जितना फोकस हमारा ए पे रहता है। और सी जो है आप लगाओ, ये तो सिंपलेस्ट कंट्रोल यूज करते हैं, इसमें कोई हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं इन आइटम्स में, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती नहीं है, इनके कोई बहुत ज्यादा स्टॉक वगैरह भी मेंटेनेंस पे इतना ध्यान नहीं हम देते हैं। तो ये एक ABC एनालिसिस इसको तो बोलते हैं, क्योंकि 3 कैटेगरीज में हम जो है जितनी भी बिजनेस में हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं आइटम्स की, उनको हम डिवाइड कर देते हैं। तीनों कैटेगरीज का भी मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं टेक्निक फॉर बिजनेस इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ABC एनालिसिस है ना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा आप रीड भी कर लेना, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, हायर लेवल आप एग्जाम्स भी दो तब भी इसका क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं काफी हद तक। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन proceeds on the assumption that minimum quantity of stock must be held at all time to carry the business। ये जो आपसे 4 मेथड दिए हैं, फीफो मेथड दिया है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड दिया है, लेटेस्ट परचेज प्राइस दिया है, बेस स्टॉक मेथड दिया है, इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि आपका जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक मस्ट बी हेल्ड, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक मस्ट बी हेल्ड टू बी हेल्ड एट ऑल टाइम्स टू कैरी ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, फीफो है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है, लेटेस्ट परचेज प्राइस मेथड है, इनमें से कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो अजम्पशन है, ये वाली, ये जो हमने पढ़ी यहां से लेकर यहां तक, मिनिमम क्वालिटी ऑफ स्टॉक मस्ट बी हेल्ड एट ऑल टाइम टू कैरी द बिजनेस, ये इस मेथड की अजम्पशन है। बेस स्टॉक मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है, उसमें जो है ऐसा हम करते हैं। अब आगे आए तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स। आपसे पूछा गया है ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली ट्रू है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि मोस्टली ज्यादातर इसमें ट्रू और फॉल्स ही रहता है। ऐसे क्वेश्चन में पार्टली ट्रू वाला ऑप्शन बहुत रेयर होता है। ठीक है, कि पार्शियली ट्रू हो कोई स्टेटमेंट। अब ये तो फॉर्मूला है, ये तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब ये तो आंसर आपको आना चाहिए, ये बड़ा बेसिक फॉर्मूला है ना, मालूम होना चाहिए आपको। तो फटाफट से आंसर दो, नहीं तो फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आप अपना आंसर देखो, फिर आप मैच करना ठीक आ रहा है नहीं। अब जिसमें देखेंगे, देखो फॉर्मूला है, तो ये जो ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेज होता है और क्लोजिंग स्टॉक होता है, ये 2 फॉर्मूलाज में आपस में रिलेटेड होते हैं। एक तो कॉग्स वाला फॉर्मूला, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, मतलब नेट परचेजेस, है ना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक। एक तो रिलेशन ये रहता है। अब इस रिलेशन को देखें तो इसमें तो सेल्स का कहीं नामो निशान है भी नहीं, है ना। तो कहने को तो सेल्स को हम ये भी लिख सकते हैं, सेल्स की जगह कॉग्स प्लस जीपी इस फॉर्मूले में, है ना।
क्योंकि सेल्स जो है वो क्या होती है, सेल जो है वो कॉग्स प्लस जीपी होती है। इन एनी केस अगर मतलब सेल जो है हम कॉग्स प्लस जीपी भी लिख दें तो भी ये बात जो है वो ट्रू नहीं फिट नहीं बैठती है ना। तो इस रिलेशन के हिसाब से तो ये ट्रू नहीं है क्लोजिंग में, चाहे इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं भी दिया हो तब भी ये फॉर्मूला चल सकता है। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस को हम हटा भी दें तो भी फिट नहीं बैठता, या तो कॉग्स होना चाहिए था या तो फिर कुछ कॉग्स प्लस जीपी ऐसा कुछ इसमें होना चाहिए था, तो वो शायद बात बन सकती थी, पर अभी नहीं बनेगी। बट एक और रिलेशन होता है, एक और रिलेशन कौन सा होता है मालूम है किसी को? एक और रिलेशन होता है, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ऐसे, यहां लिखते हो सेल्स, यहां लिखते हो क्लोजिंग स्टॉक, यहां ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और जीपी, तो आपकी दोनों साइड बराबर आ जाती है। तो इक्वेशन ऐसे भी हो सकती थी, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, फिर इधर से दिस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस जीपी। ऐसी इक्वेशंस भी हो सकती, ऐसी इक्वेशन भी हो सकती थी, है ना। जैसे कि आपका यहां ये मेंशन क्लोजिंग स्टॉक प्लस जीपी। अच्छा ये पूरा नहीं है फॉर्मूला, तो ये मैं यहीं वापस ले आता हूँ, दोनों फॉर्मूला मेंशन नहीं है इसमें। तो एक फॉर्मूला आपका ऐसा सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ये दोनों साइड। अब इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखो तो ये चीज फिट नहीं बैठ रही है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैं निकाल भी दूं मान लो तो भी फिट नहीं बैठती। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस तक तो ठीक है, अभी जीपी नहीं है और सेल्स माइनस हो रही है, तो ऐसा लॉस के केस में होता है। लेकिन फिर लॉस यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था। लॉस के केस में हो सकता है ना कि ये वाली साइड बड़ी हो ये वाली साइड छोटी हो, बट वो भी नहीं है। तो जब आप इन दोनों फॉर्मूलाज को एनालाइज करते हो अच्छे से, है ना, मतलब आपको माइंड में होना चाहिए कि ये कहां पे सेल्स डाली है, तो यहां से भी हो सकता है रिलेशन, या जैसे उसमें मैंने बोला सेल्स प्लस जीपी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट वो लॉस मेंशन ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या है आपका फॉर्मूला फॉल्स है। अगर सही होता तो मैंने आपको बता दिया कौन सा फॉर्मूला यूज होता। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा है जो सही है, ये आपको बताना है। तो पहली आपकी स्टेटमेंट है, इन्वेंट्री इंक्लूड्स परचेज्ड एंड हेल्ड फॉर गिविंग ऑन रेंट। इन्वेंट्री इंक्लूड्स एसेट्स परचेज्ड एंड हेल्ड फॉर गिविंग ऑन रेंट, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। FIFO methods of inventory valuations results in higher profits। आपसे पूछा इनमें से कौन सी जो है वो ट्रू है स्टेटमेंट, ये आपको बताना है। तो आप देखो, मालूम है आपको, इन्वेंट्री इंक्लूड्स एसेट्स परचेज्ड एंड हेल्ड फॉर गिविंग रेंट, मतलब इन्वेंट्री में वो एसेट होते हैं जो आपने खरीदे और आप उनको फर्दर रेंट पे देते हैं, जैसे कार्स ऑन रेंट दी जाती हैं वगैरह वगैरह, ऐसा तो रेंट पे देने के लिए है, ऐसा पहली स्टेटमेंट कहती है। दूसरी कहती है फिनिश गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। अभी थोड़ी देर 3-4 क्वेश्चन पहले मैंने इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताया था कि जो इन्वेंट्री होती है, नॉर्मल इन्वेंट्री होती है, तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में ही कंसिडर होते हैं। वो कैसे वैल्यू होती है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, या इसी के ऊपर प्रूडेंस प्रिंसिपल भी बेस्ड है कंजर्वेटिज्म का, तो उसके हिसाब से भी मार्केट प्राइस और आपका कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस होना चाहिए था। तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है। अब एक फॉल्स हो गई तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन भी गई। अब आपको देखना है इन दोनों में से कौन सी सही है। इन्वेंट्री इंक्लूड्स एसेट परचेज्ड एंड हेल्ड फॉर गिविंग ऑन रेंट, या FIFO मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिजल्ट्स इन हायर प्रॉफिट। तो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आपको देखना है। तो ये तो फॉल्स है। इन्वेंट्री में ऐसे एसेट्स नहीं आते जिनको आप रेंट पे देते हैं, ठीक है, विच आर हेल्ड फॉर गिविंग ऑन रेंट। इन्वेंट्री में ऐसे एसेट्स आते हैं जिनको आप फर्दर सेल करते हैं,
या फिर आप क्या करते हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, मतलब आपके पास रॉ मटेरियल आया, उसको आप वर्क इन प्रोग्रेस में डालते हैं, मतलब उसको मैन्युफैक्चरिंग में डालते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब मैन्युफैक्चर होके उसकी फिनिश गुड्स बन जाती हैं और फिर उनको आप आगे रीसेल करते हैं। तो दो तरह के चीज़ें जो है इन्वेंट्री में आती हैं, एक रॉ मटेरियल जैसे होती है, एक वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, एक फिनिश गुड्स हो सकता है। तो ऐसी तीन तरह की। और अगर आपकी कोई ट्रेडिंग फर्म है तो ऑब्वियसली उसमें आप फिनिश गुड्स ही खरीदते हो और आगे फिनिश गुड्स ही सेल करते हो, रेंट पे नहीं देते हो, ठीक है। रेंट वाले एसेट्स जो हैं वो नहीं कंसिडर होते हैं, तो ये फॉल्स होगी। तो दिस वन इज ट्रू। फीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिजल्ट्स इन हायर प्रॉफिट्स। ये जो फीफो मेथड है आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, ये किस में रिजल्ट करता है, ये हायर प्रॉफिट्स में रिजल्ट करता है। तो ये एक स्टेटमेंट है जो आपकी ट्रू है, तो इसका आंसर जो है आपका सी है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपको चीज़ें पता लगी होगी इन्वेंट्री के बारे में, ठीक है। और कोई टॉपिक भी आप करना चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे मैं कॉस्टिंग और अब जो आपके हायर लेवल अकाउंटिंग, वहाँ पे आपका पार्टनरशिप आई थिंक स्टार्ट हो रहा है दूसरे उसमें, तो दूसरे जो MCQ सेशन होता है हमारा, उसमें पार्टनरशिप चल रहा है। और इसमें भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग से भी कुछ और टॉपिक्स में आपके लिए लेके आऊँगा बेसिक, सो दैट आपका कॉस्ट अकाउंटिंग भी पूरा कवर हो जाए। बट कॉस्ट अकाउंटिंग को इन डेप्थ करने नहीं चले जाना है, ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ, तो इस चीज़ का हमेशा आपने ध्यान रखना है। फिर ABC एनालिसिस से क्वेश्चन आ गया, पर ये क्वेश्चन तो आप पढ़ करके फटाफट से आंसर कर देंगे। क्यों आंसर कर देंगे, इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले ही दे दी थी, जब ABC एनालिसिस का पहले क्वेश्चन आया था उसी में आपको दे दी थी। ABC एनालिसिस, the category that represents those items used in largest quantity but whose value is not high, ठीक है। अब A, B और C में अगर आपको याद है, अभी मैंने क्वेश्चन कराया कि किस तरह की आइटम्स आती हैं, तो A में हमने किया था बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और एक्सपेंसिव होती हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव होती हैं। बी में किया था मिडल वैल्यू की होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर बिजनेस की सक्सेस के लिए। सी में वो होती हैं जिनका बिजनेस की सक्सेस पे तो इतना नहीं लेना देना होता, बट ऐसी इन्वेंट्री भी आपको चाहिए होती है बिजनेस में, तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा हाई नहीं रहती है ना, ये हमने किया था। तो इसके, और ज़्यादातर आप इसमें देखो कि लार्जेस्ट क्वांटिटी में ये सी वाली आइटम्स ही यूज होती हैं। अब इसमें छोटी मोटी आइटम्स जो आपको, जैसे स्टेशनरी की आइटम्स भी इसमें आ सकती हैं आपकी, है ना। स्टेशनरी आइटम्स, पेपर हो सकता है, पेन्स हो सकते हैं, और काफ़ी सारी स्टेशनरी आइटम, बुक्स जो आप मेंटेन करते हैं अकाउंट्स की, वो हो सकती हैं। आजकल तो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, बट फिर भी मैनुअली भी की जाती है अकाउंटिंग थोड़ी बहुत। तो ABC एनालिसिस क्या करता है, जो कैटेगरी में ABC 3 कैटेगरी में बांटता है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर रहेगा सी वो आइटम्स होती हैं जो क्या हैं, लेस वैल्यू की हैं, नॉट वेरी हाई। देखो यहीं से मोस्ट एक्सपेंसिव यहां, मिडल वैल्यू वाली यहां, लो वैल्यू वाली यहां। और अगर आपसे दूसरा क्या होता है, जो ये हैं इनका एक्स्ट्रा केयर किया जाता है, क्योंकि एक्सपेंसिव भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, तो ये बिजनेस को चाहिए भी। बट इसी को अगर हम ढंग से कंट्रोल करेंगे तो हमारी कॉस्टिंग बहुत इफेक्टिव हो जाएगी, कॉस्ट कंट्रोल हमारी बहुत इफेक्टिव लेवल पे आ जाएगी। मिडल वैल्यू पे भी इससे कम ध्यान दिया जाता है, पर सी से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा जो कॉस्टिंग आपकी परचेजिंग में, जो आपकी इनमें लगेगी, आइटम्स में जो आपको बिजनेस में चाहिए होती हैं ABC में से, तो इन दोनों में ही आप अगर इफेक्टिवली कॉस्ट कंट्रोल करेंगे और टाइमली इन्वेंट्रीज मंगाएंगे और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री करेंगे, तो आपकी कॉस्टिंग में काफ़ी फर्क पड़ेगा। और इसीलिए ABC टेक्निक जो है वो अकाउंटिंग की, सॉरी, इन्वेंट्री कंट्रोल की यूज़ की जाती है ना, काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं हम। तो आज हमने इन्वेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन किए। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें मैं कोई और आपके लिए टॉपिक लेके आऊँगा। आई थिंक मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा हो गया है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी हमारा हो गया है, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। तो आई विल पिकअप सम अदर टॉपिक, है ना। कॉस्ट शीट से रिलेटेड भी आई थिंक हमने कर लिया था, तो एक बार मैं देख लूँगा हमने क्या क्या कर लिया, उसके बाद फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में लेके आऊँगा। तब तक के लिए यू कीप ऑन प्रिपेयरिंग, है ना। MCQs के बेस पे अपनी तैयारी जो है वो रखो। And thank you very much for today.
नेक्स्ट में फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।